हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे, पुराना सब आपको क्लियर भी हो गया क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत इस चैप्टर में ऐसी आने वाली भी नहीं है। अब हमारा एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसको मैंने पूरे के पूरे टॉपिक को ना इस चार्ट वाले फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया आपको। ये टॉपिक अगेन मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक तो देखो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है और एक नॉर्मल वाला होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा वाली हाई कैटेगरी वाला भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर में, ये ना आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि 1 मार्क में, एमसीक्यू में, इस तरह से में ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चंस। सो टाइप्स ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि पार्टनर कितने तरीके के हैं वो पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि नाम क्या क्या है। एक्टिव और ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये सारे हमारे इसमें क्या है टॉपिक्स हैं। तो अभी क्या है, एक एक करके हमें पढ़ना है कि किसका क्या मतलब है। सबसे पहला और पता है क्या, जैसे जैसे इनके नाम है ना ऐसे ही ऐसे इनके काम है मतलब जैसा नाम वैसा काम, ऐसा ही है, तो कोई बड़ी दिक्कत आती भी नहीं है। सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। मेन इसका वर्ड एक्टिव रहता है बट आपको पता होना चाहिए ऑस्टेंसिबल भी, क्योंकि क्या होता है पता चला आपके सामने ऑस्टेंसिबल आ गया और आप सोच रहे हो कि ये कौन सा है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सब काम एक्टिवली रेगुलरली कर रहा है। इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, जो पार्टनर बना है कैसे, एग्रीमेंट से, एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। अभी मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा था कि पार्टनरशिप बनाई, मैंने कहा कि देखो मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, स्टेशनरी वाला एग्जांपल देखा था ना। सो वहाँ पे क्या है, आप भी हो मैं भी हूँ, हम दोनों क्या है पार्टनर है। बट आप क्या कर रहे हो, आप तो पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे ना, डेली अपना काम भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो, एक पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब सारे काम आप रेगुलरली कर रहे हो। मैं क्या हूँ, मैं बस पैसा लगाया, आराम से बैठा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि देखो आपको पैसे की ज़रूरत है ना, ये रखो। आपको ज़्यादा लगा कि मेरे नेम की ज़रूरत थी, आपको लगा कि ओके अगर मैं इसका पार्टनर होऊंगा तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, तो ऐसे वाले सिचुएशन में फॉर एग्जांपल, चलो मेरी बात छोड़ो, आपको ये मान के चलो कि कोई और है, लाइक मैंने कह दिया यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है। अभी आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर मेरी फर्म में जुड़ गए ना तो मेरी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इतना बढ़ जाएगा ना। सचिन ने कहा देखो भाई मेरे पास ये काम करने का टाइम नहीं है, तुम्हें मेरा नाम चाहिए तो ठीक है मैं प्रॉफिट शेयरिंग कर लूँगा, बदले में मैं क्या लूँगा, प्रॉफिट में शेयरिंग लूँगा। तो ऐसा होता है। तो ये वाला कौन सा पार्टनर हुआ, ए हुआ एक्टिव पार्टनर, और ये वाला पार्टनर हमारा दूसरा होगा, अभी देखते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, जो एग्रीमेंट से बना है और क्या आपका पार्टिसिपेट प्रॉपरली कर रहा है। फिर हम इसमें बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इट इज़ अ पर्सन, बना तो ये एग्रीमेंट से ही है, बट हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन ये क्या कर रहा है बिजनेस में ना, नॉट एक्टिवली टेक पार्ट, ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। तो ये सचिन तेंदुलकर का क्या हो गया यहाँ पे, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, ये बस सोता रहता है, ठीक है। एक एक्टिव हो गया जो एक्टिवली खेल कूद रहा है, काम कर रहा है, और एक क्या हो गया, स्लीपिंग हो गया। नाम ही बता रहे हैं इनके, ठीक है। सो यहाँ पे डोरमेंट नाम भी पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आती है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन है, ये कौन है, लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। देखो स्लीपिंग वाले में और यहाँ वाले में थोड़ा सा फर्क है, मैंने इसलिए दोनों को आपको साथ साथ बता रहा हूँ। उसमें क्या है, उसमें सिर्फ इतना कहा है कि पार्टनर है लेकिन वो कुछ करता धरता नहीं है, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करता है। नॉमिनल पार्टनर में क्या है, लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। इस पर्सन ने क्या करा है, अपना नाम फर्म को यूज करने के लिए दे दिया और उसका फर्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नॉट एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, यहाँ पे ना उसको प्रॉफिट भी शेयर करने को नहीं मिलेगा। डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस में पार्टिसिपेशन भी नहीं करता है, बल्कि लाइबल टू थर्ड पर्सन, ये तीसरे पर्सन को क्या रहेगा, लाइबल रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी इसकी आ जाएगी। पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, मतलब ये क्या, थर्ड पार्टी को भी, थर्ड पार्टीज ऑफ फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, थर्ड पार्टी जितने भी है ना उनको जितना भी इन्होंने काम करा है उसके बदले में क्या लाइबिलिटी रहेगी। सो मतलब देखो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है और पार्टनर बना है एग्रीमेंट के हिसाब से तो क्या कहलाएगा, स्लीपिंग पार्टनर। बात समझ में है? तो फिर क्या स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि भाई प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो और दूसरा क्या आप यहाँ पे एग्रीमेंट भी है। बट दूसरे केस में क्या हुआ, मान के चलो सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, सचिन तेंदुलकर ने कहा ओके तुम ऐसा करो मेरा नाम यूज़ कर लो कि मैं तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनके बीच में ना तो कोई एग्रीमेंट हुआ ऐसा, पार्टनर
ऑफिशियली तो पार्टनर बना ही नहीं है, और पार्टनर भी नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है इनके बीच में। तो बस जैसे हो सकता है ना कोई जानने वाला हो इनका, आप हो, मैंने कहा कि चलो ठीक है मेरा नेम यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, अब इतनी रेस्पेक्ट है, मतलब आप मेरी रेस्पेक्ट करते हो, वो सब चीज़ें हम दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं। सो मैंने आपको कह दिया, मैंने कहा कि ठीक है आप मेरा नेम यूज़ कर लो, बदले में मुझे क्या, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो मतलब थोड़ा सा ना मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ आपका, क्लियर। इस केस में ना यहाँ पे क्या होगा, अब पब्लिक की नज़र से सोचो, पब्लिक की नज़र से सोचो, पब्लिक को क्या लग रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर ना इसका इस फर्म में क्या है, पार्टनर है। हमारे बीच में क्या हुआ वो तो हम बीच में पता है ना, मतलब सचिन तेंदुलकर और आपके बीच में क्या हुआ वो आप दोनों को पता है ना। बाहर वाली पब्लिक को क्या, बाहर वाली पब्लिक को तो आप क्या दिखा रहे हो कि सचिन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप सचिन के नाम यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे केस में, तो भाई इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कल को कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो ये जो बंदा है ना, ये सचिन के ऊपर भी केस कर सकता है कि भाई तुम तो इसके पार्टनर थे, सब तुमने भी कहा था, ये सब भी कह रहे थे कि तुम पार्टनर हो, मुझे क्या पता है कि तुम ऑफिशियली पार्टनर थे या नहीं थे। तो इस केस में आपको क्या, ना तो आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, ना आपको बिजनेस में कोई काम करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी थर्ड पार्टी के लिए, किसी और कोई और आपके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। फिर बात आती है सब पार्टनर की। सब पार्टनर ना आपकी बुक में सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं करा है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सब पार्टनर, when a partner agrees to share his profit with third person, such third person is a sub partner। डिटेल में वैसे ये वाला टॉपिक दूसरे तरीके से आएगा, हम वहाँ पे समझेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। हमने पढ़ा है ए बी सी, तीन पार्टनर हैं। अगर ये अपना शेयर किसी को देना चाहता है ना, तो इन दोनों की मर्जी के बिना नहीं दे सकता है, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। बात समझ में आई, जब तक ए और बी भी रेडी ना हो जाए। लेकिन इसको अलाउ करा है कि कोई भी पार्टनर ना किसी और को सब पार्टनर बना सकता है। क्या बना सकता है, सब पार्टनर। इस केस में क्या होगा, बस ये जो प्रॉफिट है ना, अपना हिस्सा वो इसको देता रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक तरह से ये नॉमिनी हो गया ना, नॉमिनी हो गया। नॉमिनी में बस ये होता है कि पर्सन की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद मिलता है। ये एक्टिव नॉमिनी हो गया। एग्जाम में लिख के मत आना नॉमिनी वर्ड, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सब पार्टनर को नॉमिनी नहीं कहेंगे, दोनों में फ़र्क होता है। मतलब सी ने क्या हो गया, अपना राइट इसको दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये इसका छोटा भाई था, सी कह रहा है देखो भाई अब ना मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपना ना अपने भाई को सारा सेल करना चाह रहा हूँ। ए और बी क्या कहने लगे, नहीं हम तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करते, हम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। सी ने क्या करा, उसने कहा कि चलो ठीक है ऐसा है तो अब मैं ट्रांसफ़र तो नहीं कर पाऊंगा। फर्म, सी के पास क्या राइट आता है, या तो फर्म बंद करवा दे। अब फर्म बंद करवा के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वो क्या कह रहा है कि ठीक है चलने दो, ऐसे ही चलने दो, जो मेरा प्रॉफिट होगा ना सारा का सारा किसको, मेरे भाई को देते रहना। तो ऐसा वाला केस आ जाएगा, उसको हम सब पार्टनर कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पर्सन है जिसको सब हम क्या कहेंगे, ये व्हेन अ पार्टनर एग्जिस्ट टू शेयर हिज प्रॉफिट विद थर्ड पर्सन। सी ने क्या कहा, अपना प्रॉफिट ना थर्ड पर्सन के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो गया। थर्ड पर्सन को हम क्या कहेंगे, सब पार्टनर। सब पार्टनर नीदर हैज़ ऑब्लिगेशन नो राइट अगेंस्ट द फर्म। इसके पास ना तो कोई जिम्मेदारी है, ना तो कोई लाइबिलिटी है, और ना ही कोई राइट है। मतलब ये तो भाई पार्टनर है ही नहीं ना, ना तो बाहर वालों की नज़र में ना फर्म की नज़र में। सी अपने पैसे का क्या करे, कोई उसको कोई कुछ कहेगा क्या, नहीं कहेगा ना। सो इसलिए ये तो सिर्फ इस तरह से भाई सी का पैसा है, वो तुम्हें जो करना है कर लो, तुम किसी और को देना चाहते हो दे दो। अब लेकिन फर्म के तो हिसाब से वो पार्टनर फर्म का है ही नहीं। पार्टनर्स कौन है, ए बी और सी है, सबकी नज़र में भी और फर्म की नज़र में भी। तो सब पार्टनर को ना तो कोई अधिकार मिलेगा, ये ना तो फर्म में डिसीजन ले सकता है, ना किसी और के ऊपर कोई केस कर सकता है, ना ये किसी से कोई उधार ले सकता है, ना इसकी कोई लाइबिलिटी आने वाली है। बस ये क्या है, बैठा बैठा है प्रॉफिट लेता रहेगा जिस पार्टनर ने इसको प्रॉफिट दिया है। आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर क्या है, जो आउटगोइंग कर रहा है। आउटगोइंग कॉल्स क्या होती है, जो बाहर जा रही है। हु लीव्स द फर्म, जो पार्टनर जो फर्म को छोड़ के जा रहा है वो क्या है, आउटगोइंग पार्टनर है। फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस, जहाँ बाकी पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं और वो क्या करके छोड़ के जा रहा है। ये हम इसको रिटायरिंग भी बोलते हैं, आउटगोइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो रिटायरिंग भी कह सकते हो और आउटगोइंग पार्टनर। लिखना चाहो तो यहीं पे क्या लिख सकते हो, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, इस तरह से चाहो तो लिख सकते हो। सो रिटायरमेंट किस केस से हो सकता है, डेथ वगैरह के केस से भी हो सकता है ना। सच ए पर्सन रिमेन्स लाइबल टू थर्ड पार्टीज, ये थर्ड पार्टीज की तरफ इसकी लाइबिलिटी रहती है।
फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म, फर्म ने जितना भी काम किया होगा ना उसके बदले, अनटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन हिज रिटायरमेंट। अब ये भी डिटेल में आएगा वैसे तो भी। यहाँ पे क्या हुआ, ए छोड़ के जा रहा है, ए बी सी तीन थे, ए छोड़ के जा रहा है, बाहर लोगों को क्या पता है कि भाई ए बी और सी तीनों पार्टनर हैं। अब जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, पब्लिक नोटिस में कैसा होता है जैसे न्यूज़पेपर में एक बार अनाउंस कर देना, या कोई भी ऐसे मीडियम से जो कि हम मानते हैं कि हाँ भाई हर किसी के पास पहुंच जाएगा। अब पहुंचे ना पहुंचे वो जरूरी नहीं है। अभी ए ने अमर उजाला में एडवर्टाइज दिया, तो अब जरूरी तो नहीं सब अमर उजाला पढ़ते हो, और जरूरी तो नहीं सब न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि एक एक घर जाके कहेगा। वो अपनी तरफ से ऐसा होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो हम उन चीज़ों को फॉलो कर देते हैं, तो माना जाता है कि हमने पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया। जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं देता है ना, तब तक ये मान के चलेंगे कि ए इसका पार्टनर है रिगार्डिंग ऑल लाइबिलिटीज़। अगर बाहर पता चला बाद में क्या हुआ, डी ने लोन दे दिया फर्म को, ठीक है, फर्म को लोन दे दिया, और डी तो ये सोचे बैठा था कि ए पार्टनर है, ए को जानता हूँ और ए तो बहुत अच्छा बंदा है और वो कभी नहीं तोड़ेगा कोई भी, मतलब उसके कारण फर्म स्ट्रांग है। जैसे कि रतन टाटा मान लो, रतन टाटा, अभी डी ने क्या हुआ, लोन दे दिया फर्म को, एबीसी लिमिट जो भी फर्म है इनकी एबीसी, उसको क्या करा, लोन दे दिया, इस उम्मीद में कि ए भाई इसके पार्टनर हैं तो रतन टाटा जी हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बट एक्चुअल में तो क्या था, रतन टाटा जी छोड़ के जा रहे थे। सो इस केस में जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे ना, तब तक लाइबिलिटी आएगी। डी कल को रतन टाटा से पैसे मांग सकता है, भले ही रतन टाटा ने पार्टनरशिप छोड़ दी थी, क्योंकि अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं मिला था। बात क्लियर है? सो ये अब बाद अभी ध्यान से समझ के चलना, ये मत सोचना कि बाद में बताऊंगा मैं, बाद में डेफिनेटली अभी क्लियर कर दिया तो एग्जैक्ट रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, बाद में शॉर्ट में कवर करूंगा, या जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो कवर करूंगा। सो इसलिए अभी जो मैं बता के चल रहा हूँ हैंड टू हैंड अच्छे से समझते चलो। जो डाउट्स होंगे उनको अभी होल्ड करके चलना, जब ये वाले पॉइंट डिटेल में आ चुके होंगे फिर भी क्लियर ना हो तो बात है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, वो पार्टनर है जो केवल प्रॉफिट में, उसको लॉस में है ही नहीं। ऊपर पढ़ा था ना, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है पार्टनरशिप में, लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है। जैसे कि माइनर भी होता है, माइनर तो प्रॉफिट का ही मेंबर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, लॉस में तो कभी उसको बनेगा ही नहीं। और कोई और भी, मैं भी आपके साथ जुड़ा, मैंने कहा देखो भाई लॉस की टेंशन मेरी नहीं, लॉस होगा तुम बियर करना, मुझे सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर बना लो। इसको सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लॉस में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लॉस होता है तो उससे कुछ भी टेंशन नहीं है, उससे कोई भी पैसा नहीं मांगोगे। लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, मतलब वो प्रॉफिट रिलेटेड ही उसकी लाइबिलिटी होती है, बाकी लाइबिलिटी नहीं होती। ये लाइन छोड़ भी दोगे चलेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया था कि ठीक है मेंशन थी तो ओके है, बट इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये क्या है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना उसके रिगार्डिंग आपकी लाइबिलिटी है, बाकी लाइबिलिटी नहीं होती। फिर आता है इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर आउटगोइंग वाला था, इनकमिंग मतलब जो कॉल आ रही है, मतलब जो आ रहा है। अब पर्सन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो पढ़ते हैं ना, वो जो एडमिट करा गया इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, जो एक फर्म ऑलरेडी है जिसमें मैं किसी को एंटर कर रहा हूँ, तो वो विद कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी पार्टनर रेडी होने चाहिए। तो पता है कि जब भी एडमिशन रिटायरमेंट कुछ भी हो रहा है ना, तो सभी पार्टनर की परमिशन से होना चाहिए फर्म के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, इनकमिंग पार्टनर कहते हैं। और ये जो पार्टनर है ना, उसके ज्वाइन करने से पहले जो भी हुआ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे मान के चलो ए बी सी फर्म थी, डी एडमिट हो गया, डी एडमिट हुआ 1 जनवरी को, 1 जनवरी से पहले इन्होंने किसी से कुछ उधार लिया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट करे थे, क्या डी की उसमें जिम्मेदारी आएगी क्या? नहीं भाई, उस टाइम पे 3 पार्टनर थे, कल को केस होगा तो सिर्फ 3 की जिम्मेदारी बनेगी, डी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगेन इट विल बी कवर्ड इन द डिटेल्स लेटर ऑन। मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि मुझे प्रोसेस क्या बनती थी मैं सब आपको कह देता कि इसको बाद में पढ़ेंगे, मैं उसमें स्लाइटली बता देता, इतना भी एक्सप्लेन ना करता। बट मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम पढ़ के आ रहे हैं। क्लैरिटी जितना इसमें लिखा है उतना क्लियर होता चले, बाद में जो आपके माइंड में इफ़ बट डाउट्स आ रहे होंगे ना, वो सारे क्लियर लेटर ऑन हो जाएंगे। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट मतलब जिसको बाहर रोक के रखा है हमने। व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, रिप्रेजेंट कर रहा है और नॉइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट, जबकि वो रियलिटी में पार्टनर नहीं है फिर भी वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज लाइबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म टू एनी वन हु ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंट द गिवन क्रेडिट टू द फर्म। जैसा मैंने केस पहले आपको बताया था ना, ये वाला केस और जो मेरा नॉमिनल पार्टनर वाला केस होता है, ये दोनों लगभग सेम ही है। नॉमिनल में मैं नाम यूज़ करने दे रहा हूँ कि ठीक है मेरा नाम यूज़ कर लो,
यहाँ पे भी मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ, जबकि मैं पार्टनर नहीं हूँ। मैं आपकी फर्म है, कोई आपको लोन देने लगा, आपने क्या कह दिया कि पीयूष सर भी हमारे पार्टनर है। मैंने कहा हाँ मैं इनके साथ ही हूँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कोई टेंशन नहीं लेना। तो उसने आपको लोन दे दिया बैंक ने कि चलो ठीक है पीयूष सर तो जानते हैं हम इतने पुराने हैं, आपने अभी नया बिजनेस ओपन करा, तो कोई बात नहीं, पीयूष सर पार्टनर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे, आप उस पर्सन ने, बैंक ने आपको क्या कर दिया, लोन दे दिया। कल को आपसे पहले लोन मांगेगा, आपने अगर लोन की रिपेमेंट नहीं करी तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। बात क्लियर है पूरी तरह से? ओके है, चलो। यही मेरा क्या था, पूरा टॉपिक था यहाँ तक का। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, बस अभी तो इतना ही रखेंगे इस लेक्चर को। मैं आपको ना आगे के टॉपिक्स का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। एक दूसरे के पार्टनर्स की रिलेशन, मतलब वो क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं, क्या अधिकार रहते हैं, ये पूरा हम पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आएगा कि जो बिजनेस की एसेट है ना, उस पर पार्टनर्स का क्या अधिकार होता है, क्या नहीं होता है। जो पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब अगर आप कुछ चीटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके केस में क्या होगा। फर्म अगर चेंज हो रही है, मतलब रिकन्स्टिट्यूट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कब हम कहते हैं कि फर्म चेंज हुई, वो पढ़ेंगे। थर्ड पार्टी के ऊपर क्या लाइबिलिटी आती है रिलेशन, मतलब ये जो केसेस पढ़ रहे थे ना, उनका इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ पे कि आपकी बाहर वाली पार्टी, जो फर्म के बाहर के पार्टनर्स से बाहर अलग कोई और पर्सन है, जैसे क्रेडिटर वगैरह हो गए, कस्टमर हो गए, उनकी तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, पार्टनर्स की क्या परमिशंस, उसके पास राइट्स हैं। और ये तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी सारा वही है। पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसकी, मतलब एडमिशन में जब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखेंगे, तो जो भी पढ़ा ना, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं आपका पार्टनर हूँ, जबकि हूँ या नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी डिटेल में। एक्टिंग पार्टनर वाला का नोटिस देखेंगे। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, जो अभी मतलब पार्टनरशिप आपने छोड़ दी, तो उससे पहले की लाइबिलिटी किसकी, उसके बाद की लाइबिलिटी किसकी, नया पार्टनर आ गया तो उससे पहले की लाइबिलिटी किसकी, उसके बाद की लाइबिलिटी किसकी। तो ये सारा यहाँ पे हमारा पढ़ा जाएगा। अगर आप किसी को अपना जो सब पार्टनर वाला देखा ना, वो वाला टॉपिक यहाँ पे देखो डिटेल में कवर होगा, कितना डिटेल में। माइनर के बारे में जो पढ़ा वो सब यहाँ पे डिटेल में कवर होगा। फिर जो पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, वो सारी डिटेल में कवर होंगी हमारे यहाँ पे। तो मतलब एक बार आगे का देखोगे तो जितना हम पढ़ रहे हैं ना, ये सभी के सभी यहाँ पे आगे हमारे पूरे के पूरे एक सेपरेट टॉपिक है। डिसोल्यूशन का पूरा एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, ओके हो जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।